मेरी बात मानो ना तो आपको फोकस करना चाहिए 10 on 10 लाने में। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास कोई बहुत अलग रॉकेट साइंस नहीं है। टाइटल देना है, आपको अपना मार्क्स देने हैं, आपको कुछ बताना है, आपके पास कोई कंपलसरी डिडक्शन भी नहीं है। आप चाहो तो आप 10 के 10 MCQ सही कर सकते हो। क्यों? सीधा पैसेज पर फील्ड होते हैं। मतलब हमें चैलेंज भी बता दिया और उसका सोल्यूशन भी बता दिया। चैलेंज बता दिया कि हमारा माइंड काम कैसे होगा, अपने माइंड को काम करना, उसको काबू में लाना आज की दुनिया में एक बड़ा चैलेंज है। एंड उस चैलेंज का जो सोल्यूशन है वो मेडिटेशन है। अटेम्प्ट करते टाइम क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, इस पेपर के हम लोग आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। एंड इसी नोट पे, इसी बात को, तुम्हारी इसी प्रेपरेशन को और रॉक सॉलिड बनाने के लिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 2024 इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसका पूरा एनालिसिस, पूरा डिटेल्ड, हम क्या है पूरा डिटेल्ड पेपर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि अटेम्प्ट करते टाइम क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। एंड इस पेपर के हम लोग आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें पेपर मिलता है, हम एक दो क्वेश्चन ऊपर से पढ़ते हैं, वी गेट वेरी एक्साइटेड कि हाँ हमें आता है। एंड हम इसी एक्साइटमेंट में छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि हम इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते जो क्लियरली मेंशन्ड है कि हमें केयरफुली इंस्ट्रक्शंस पढ़ने। आई बात समझ में? तो जो आपका रीडिंग टाइम है उसमें उसको बहुत अच्छे से यूज करो। भले 5 मिनट बाद लिखना शुरू करो, बट तरीके से पूरे इंस्ट्रक्शंस रीड करो। इंस्ट्रक्शंस रीड हो गए बच्चे आपके, तो जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है दोनों को क्या है, रीड करो। अब ना सेक्शन ए होता है हमारे 10 मार्क्स का, जिसमें हमारे पास होते हैं 2 कॉम्प्रिहेंशंस जो हम रीडिंग टाइम में ही ऑलरेडी रीड करके रख सकते हैं। लिखना नहीं है इसमें, हमें सिर्फ रीड करना है, एक आइडिया ले लेना है। एंड जैसे ही राइटिंग टाइम बिगिन हो हमें फिर आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले तो कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, पूरा पैराग्राफ रीड करेंगे, फिर ही कुछ हम क्या है उससे अपना आइडिया निकालेंगे कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। सो व्हाट इज द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज? द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम, एंड द अल्टीमेट सोल्यूशन इज मेडिटेशन। मतलब हमें चैलेंज भी बता दिया और उसका सोल्यूशन भी बता दिया। चैलेंज बता दिया कि हमारा माइंड काम कैसे होगा, क्या होगा, मतलब अपने माइंड को काम करना, उसको काबू में लाना आज की दुनिया में एक बड़ा चैलेंज है। एंड उस चैलेंज का जो सोल्यूशन है वो क्या है, मेडिटेशन है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो पावरफुल, मेडिटेशन से ज्यादा कोई भी टेक्निक पावरफुल नहीं हो सकती टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। काम माइंड, बेटर रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है कॉन्सेप्ट की, कि आपको कितना याद रह रहा है, कंसंट्रेशन आपका। बेटर हेल्थ, फोकस एंड कंसंट्रेशन आर दी obvious benefits. When you practice meditation, you have a sense of well-being, happiness and spiritual growth. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में कुछ benefits बताए हैं। कुछ बेनिफिट्स बताए हैं मेडिटेशन के। अगर हम आगे देखें तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। द सिंपलेस्ट इज ऑफ कोर्स फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। अब मेडिटेशन के अलग अलग टाइप्स के बारे में बात हो रही है। अगर हम सिंपलेस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन की बात करें तो वो क्या है, ब्रीदिंग पे फोकस करना, जैसे हम लोग करते हैं ना प्राणायाम में, अनुलोम विलोम में। ठीक है, तो इसको बेसिक बताएं। नाउ सेटल डाउन इन अ कूल प्लेस दैट हैज डिम लाइट एंड रिलेटिवली क्वाइट। तो कंपैरेटिवली एक क्वाइट एनवायरनमेंट चूज करो जिसकी लाइट्स क्या है, थोड़ी सी ना लो है, बहुत वाइब्रेंट नहीं है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, डिम है यहाँ पे लाइट्स। एंड ऑल यू नीड इज टू डू keep focusing on breathing. If you do it every day, you will feel its magical effect. तो ये हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया। Now meditation helps students to improve long term performance in studies. मतलब यहाँ पे ना आपको अपने दिमाग का कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपके पास पैराग्राफ है, उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, आगे निकलो। The simplest form of meditation is कौन सा था?
ब्रीदिंग, फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। द वर्ड मेडिटेशन, अब मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है वो क्या है, तो क्या ये एक प्रोनाउन है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की प्लेस पे आ जाते हैं, सो नो इट इज नॉट अ प्रोनाउन। इज इट एन एडजेक्टिव, क्या ये किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये एक नाउन है? नहीं, ये सीधा सीधा क्या है, एक वर्ब है। अगर आप बाकी कॉन्सेप्ट्स नहीं भी समझते हो तो आप वर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं भी समझते हो तो आप नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट बेसिक तो समझते ही होगे। आपको पता होगा कि मेडिटेशन क्योंकि एक एक्ट है, क्योंकि ये एक क्या है, क्योंकि ये एक एक्ट है, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ काम करने का ये क्या है, प्रोसेस है, तो इसको हम वर्ब बोलेंगे। ठीक है। विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। अब कौन सा वर्ड पूरे पैसेज में मीन करता है कि हम अपने माइंड में कुछ चीज होल्ड कर पा रहे हैं? सो ये मैंने आपको बता दिया था एक्सप्लेन करते टाइम ही कि रिटेंशन, मतलब आज आपने अगर कोई चैप्टर मुझसे पढ़ा तो आपको क्या 10 दिन के बाद वो चैप्टर याद रहेगा? अगर आपको याद रह रहा है तो मतलब आपका रिटेंशन बहुत अच्छा है। अगर आप भूल जा रहे हो देन यू हैव टू वर्क ऑन योर रिटेंशन। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब एक और पैराग्राफ है हमारे पास कि इफ इंडिया वांट्स टू बी अ डेवलप्ड कंट्री इट मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन फीमेल एजुकेशन। अगर इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसको फीमेल एजुकेशन पर फोकस करना पड़ेगा। The old African proverb says, if you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate an entire family or a nation. तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस बता दिया मैन एजुकेशन के लिए एंड वुमेन एजुकेशन के लिए। द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड, डाउरी, female suicide, domestic violence, malnutrition, child marriage, etc. तो इन सब प्रॉब्लम्स का जो गर्ल्स, जो फीमेल्स फेस करती है, इन सब प्रॉब्लम्स का क्या है रूट कॉज, मतलब क्या है असली प्रॉब्लम की पूरी जड़ क्या है, वो पूरा खत्म हो जाएगा अगर वुमेन एजुकेटेड है। क्यों? क्योंकि वो फिर अपना क्या लेंगी, वो फिर अपना स्टैंड लेंगी। वो क्या है, वो फिर अपना स्टैंड लेंगी, अपने हित में बात करेंगी, अपने फेवर में बात करेंगी। एजुकेशन प्रोवाइड्स एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन to fulfill certain economic, politic and cultural functions and improves women's socio-economic status. It brings reduction in inequality. अगर वो inequality, भेदभाव में अगर रिडक्शन ला रहा है तो वो किस चीज को प्रमोट कर रहा है? वो प्रमोट कर रहा है इक्वालिटी को। इफ वी वांट टू अपलिफ्ट दिस सोसाइटी वी शुड इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन, फॉर दिस एजुकेशन इज अ वेपन। तो एजुकेशन को क्या बोला गया एंड तक आते आते? एक वेपन। ठीक है। अब दी अबव पैसेज इज मेनली अबाउट अ डेवलप्ड कंट्री। आप ये फर्स्ट लाइन देख के उलझ सकते हो कि मे बी ये पैसेज एक डेवलप्ड कंट्री के बारे में बात कर रहा है या विमेन की प्रॉब्लम के लिए, बट इस पूरे पैसेज में हर तीन लाइन में हमें एक चीज कॉमन दिखती है विच इज द फोकस ऑन विमेन एजुकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विमेन एजुकेशन। According to the old African proverb, if you educate a man, you educate an individual. तो ये क्लियर आंसर था वहां पे, इसमें हमें कोई इफ एंड बट करने की नीड नहीं है। We should use education as a weapon to improve the life standard of a woman. Yes, to improve the life standard of a woman, clearly. क्योंकि अगर हम एजुकेशन प्रमोट करेंगे, गर्ल्स एजुकेशन लेंगी तो वो अपना स्टैंड लेना जानेंगी, वो बाकी सारी चीज़ें जो उनके फेवर में नहीं रहती। कौन सी सारी चीज़ें हमने देखी थी, जैसे कि डाउरी हो गया, सुसाइड हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, वो अपना हक लड़ेंगी, तो उनका एक तरीके से स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स ड्यूरिंग और बिफोर द मैरिज। तो इसको हम दहेज बोलते हैं, है ना, दहेज बोलते हैं। इंग्लिश में दहेज को हम डाउरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं राजा? डाउरी बोलते हैं। ठीक है। नाउ वुमेन एजुकेशन helps a nation become fully developed, brings down the ratio of inequality, helps the society in upliftment of our people and all of these. तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप ट्राई करो, आप मेरे को बताओ कि इसका
ज्यादा आंसर क्या हो सकता है? पता है, मेरी बात मानो ना तो आपको फोकस करना चाहिए 10 on 10 लाने में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास कोई बहुत अलग रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको अपना टाइटल देना है, आपको अपना मार्क्स देने हैं, आपको कुछ बताना है। आपके पास कोई कंपलसरी डिडक्शन भी नहीं है। आप चाहो तो आप 10 के 10 MCQ सही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं, सीधा पैसेज पर फील्ड होते हैं। तो फोकस करके रीड करो, रीडिंग टाइम को सही से यूज करो एंड यू आर गुड टू गो, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अब आता है आपका राइटिंग सेक्शन, ठीक है, जो आपके 16 मार्क्स का होता है, जिसमें से 4 मार्क्स आपका नोट मेकिंग और लेटर राइटिंग जाता है, 5 मार्क्स का आपका ऐसे आता है एंड 3 मार्क्स का आपका पिक्चर कॉम्पोजिशन आता है। अब अगर हम इस पैराग्राफ की बात करें तो इसमें आपको 1 मार्क मिलेगा टाइटल देने के लिए एंड 1 मार्क मिलेगा आपको नोट्स बनाने उस पे। अब रीड करो, यहाँ पे क्या है कि बेनिफिट्स ऑफ सोलार एनर्जी। मतलब इस पूरे पैराग्राफ में हम किसकी बात करने वाले हैं? हम सोलार एनर्जी की बात करने वाले हैं। हम सन की जो एनर्जी होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सीधा सीधा सिर्फ क्या लिख सकते हो टाइटल को कि द पर्क्स ऑफ सोलार एनर्जी। पर्क्स मतलब क्या बच्चे? पर्क्स मतलब एडवांटेजेस, मेरिट्स भी लिख सकते हो आप, एडवांटेजेस भी लिख सकते हो, बेनिफिट्स भी लिख सकते हो। पर बेनिफिट्स ना यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो मेरी बात मानो तो जो इधर दिया रहता है ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट लिखा करो, भले सिनोनिमस लिखा करो। बेनिफिट का, पर्क का, मेरिट का, एडवांटेज का सबका मीनिंग सेम है, बट बिकॉज द वर्ड इज सिनोनिमस तो थोड़ा सा ना यहाँ पे क्या है, जो एग्जामिनर है उसको कैची लगेगा। अब ना यहाँ पे पहला बेनिफिट बताया कि सोलार एनर्जी जो होता है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर लगा के द बेनिफिट्स ऑफ सोलार एनर्जी, आपका मेन टाइटल, ठीक है? मैं दिखाती हूँ कैसे करोगे। ठीक है, ये आपका टाइटल हो गया। अब यहाँ पे लिखो बेनिफिट्स, ओके, ऐसे स्लैश लगा के फर्स्ट बेनिफिट। अगर कोई अंदर आपके पास क्या है, कोई सब पॉइंट है, आप वो लिख दो। फिर यहाँ पे एक और लगा के सेकंड बेनिफिट, ठीक है? आप फर्स्ट बेनिफिट लिख दो कि गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट, ठीक है? तो क्या लिख सकते हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि ये एमिट नहीं करते हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज। तो उसमें क्या लिख सकते हो आप कि नो एमिशन ऑफ हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज। सीधा सीधा लिख सकते हो नो एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, ठीक है? तो जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमें वो लिखते चलने हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है, इजी टू इंस्टॉल है। तो उसके नीचे फिर आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि इंस्टॉलेशन इज इजी। सिंपल सिंपल चीजें हमें क्या है लिखती जानी है। बस हमें एक चीज का ध्यान देना है राजा कि हम सारे पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स है यहाँ पे, उसकी एक जिस्ट, उसकी एक समरी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है? देयर एफिशिएंसी रिमेन कांस्टेंट ओवर द इयर्स। तो आप क्या लिख सकते हो उसमें नीचे कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एफिशिएंसी जो है यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट रही है। आर गवर्नमेंट ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स लाइक सब्सिडी। तो उसमें नीचे और क्या लिख सकते हो, गवर्नमेंट सपोर्ट डैश करके सब्सिडी। मतलब सेंटेंसेस बहुत ह्यूज, बहुत बिग हमें नहीं करने यहाँ पे। एक और बेनिफिट क्या है कि सोलार एनर्जी सिस्टम कैन बी यूज्ड इन रिमोट एरियाज एज वेल। क्यों? क्योंकि ये हीट से, सनलाइट से ऑपरेट होता है। तो इसमें हमें कोई अलग टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो हमारे सोलार पैनल्स इंस्टॉल करने हैं एंड वो फिर क्या है, वो फिर सन की जो हीट है वो खुद ही ग्रैब करेगा एंड इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का पूरा कन्वर्जन वहाँ पे वो खुद ही कर लेगा। तो ऐसे इस तरीके से आप क्या है अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें 1 मार्क आपका यहाँ पे जाएगा एंड रिमेनिंग 3 मार्क्स आपको आपके पॉइंट्स के लिए मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि यू आर जय और जया, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10A इन गवर्नमेंट मॉडल SSS उज्जैन। तो आपके स्कूल का नेम गिवन है, आपका नेम गिवन है, आपकी क्लास गिवन है,
ठीक है, अब आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, उनको उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि मेरे को 3 डेज की क्या चाहिए, लीव चाहिए, क्योंकि आपके ब्रदर की मैरिज है। अब एक चीज का प्लीज 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 ध्यान देना कि यहाँ पे जो रीजन मेंशन्ड है हमें वही रीजन रखना है। ऐसा नहीं कि भाई की शादी नहीं छोड़ के तुम अपनी बुआ किसी की करवा दे रहे हो। जो यहाँ पे रीजन है वही रीजन चलेगा, इसके मार्क्स कट सकते हैं। अब इसको बिगिन कैसे करोगे आप? सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखोगे? लाइन छोड़ोगे, लिखोगे डेट, फिर लाइन छोड़ोगे, फिर क्योंकि आप द प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो लिख लेते द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम, सिटी नेम, फिर लिख देना नीचे सब्जेक्ट। फिर क्या लिख देना? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर 3 डेज एंड रीजन नहीं लिखना है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे सोल पर्पस लिखना कि आपने ये लेटर क्यों लिखा है। तो सिंपल आप सिर्फ इतना मेंशन कर दो कि एप्लीकेशन फॉर लीव, एंड आगे फिर जैसे जैसे आपके जाएंगे, है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या लिखना है, हमें सिर्फ सर लिखना है, हमें सिर्फ मैडम लिखना है, हमें डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम नहीं लिखना। ट्रस्ट मी, इस चीज से, इस फॉर्मेट से आपके मार्क्स काफी इंप्रूव होंगे। तो सिर्फ सर लिख के आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट आई वॉन्ट अ लीव फॉर 3 डेज। तो ऐसे ऐसे करके आप पूरा पैराग्राफ अपना लेटर कंक्लूड करो, एंड लास्ट में अपनी डेजिग्नेशन जरूर से लिखना कि थैंकिंग यू योर सिंसियरली, है ना, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, एंड आपका नेम। अब नेम कौन सा हमें रखना है? अगर आप बॉय हो तो आपको जय रखना है, अगर आप गर्ल हो तो आपको जया रखना है। तो आ गई बात समझ में? अब ये कर लोगे, नहीं तो आपको ये करना है। दोनों नहीं करने, हमें या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला करना है। नीचे वाले में क्या है? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सोनू कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस। मतलब उन्हें ग्रेड 9, 10, 11, 12 के एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके लिए हमें इनको कंग्रेचुलेट करते हुए लेटर लिखना है। एंड आपको अपना नेम बताना है वैदिक, आपको अपना नेम बताना है वैदिक, जो कि 723 संस्कृति पार्क में रहते हैं। मतलब आपके पास सेंडर्स एड्रेस क्लियर है। अब यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस ही करने हैं। अगर आप फॉर्मल का फॉर्मेट जानते हो तो इनफॉर्मल का फॉर्मेट और सिंपल है, आपको सिर्फ सेंडर्स एड्रेस लिखनी है, रिसीवर्स एड्रेस हमें हटा देनी है, सब्जेक्ट हमें हटा देना है ना, सब्जेक्ट हमें हटा देना है। हमें क्या रखना है? हमें सेंडर्स एड्रेस, डेट रखनी है, फिर सीधा हम बिगिन कर सकते हैं डियर सोनू, है ना, हम क्या बिगिन कर सकते हैं? डियर सोनू। एंड एक कोट बताऊं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि आई होप you are in the pink of your health। ठीक है, इसी के साथ साथ और क्या लिख सकते हो कि I hope you are in the best of your spirits। ऐसा नहीं कि हमें दोनों लिखने हैं, हमें दोनों में से एक, आइदर ऑफ देम, कोई भी एक लिखना है। दोनों का मीनिंग सेम है ना, तो हमें दोनों में से कोई भी एक लिखना है। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे इसके बाद आप आ जाते हो आपके ऐसे राइटिंग में जो 5 वर्ड्स का है, जिसमें इन 5 टॉपिक्स में से या इस टॉपिक में से आप कोई भी ऐसे लिख सकते हो। 5 मार्क्स का है तो कंटेंट का 1 मार्क, कंटेंट के आपको 3 मार्क मिलेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का 1 मार्क मिलेगा, एंड पैराग्राफ आपने रखा है कि नहीं उसका आपको 1 मार्क मिलेगा। अब जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज है यहाँ पे, है ना, तो आप क्या कर सकते हो? आप पूरा उसको बता सकते हो कि ट्रीज का, सबसे पहले बता दो कि ट्रीज की हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा आप बता सकते हो कि अगर हमने कंजर्वेशन नहीं किया ट्रीज का तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एंड कंक्लूड आप ये कर सकते हो कि ट्रीज हमारी पूरी लाइफ के आसपास, हमारी पूरी लाइफ ट्रीज के आसपास ही रिवॉल्व करती है, तो ट्रीज का होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ऐसे ही आप वाटर का भी कर सकते हो, एंड अपनी कोई हॉबी भी बता सकते हो। मतलब नेक्स्ट ऑप्शन में आपके पास अपनी हॉबी का भी क्या है?
चॉइस है जिसमें आप अपनी हॉबी भी डिस्कस कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि एक लंबा सा पैराग्राफ लिख दिया, यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट दी हुई है, 150 वर्ड्स का आपको पैराग्राफ लिखना है और उसमें भी 2-3 पैराग्राफ्स होने चाहिए, मतलब बीच में लाइन छूटी हुई होनी चाहिए। एंड हर चीज का हर टॉपिक का क्या होगा, एक इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, फिर उसकी मेन बॉडी होगी एंड लास्टली उसकी एक अच्छी सी एंडिंग होगी। ऐसे नहीं शुरू कर दिया ट्रीज पे, कुछ बताया नहीं, सिर्फ बता दिया अच्छा खासा ट्रीज ये है वो है ये है वो है। कंक्लूड भी करो कि हमें ट्रीज को सेव करना चाहिए, ट्रीज का हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, गवर्नमेंट के एक्ट्स बता सकते हो अगर आपको पता हो तो। एंड ऐसे ही आपके पास और भी क्या है टॉपिक्स है, जैसे कि द गेम आई लाइक द मोस्ट। सो इफ यू लाइक क्रिकेट, आप अपनी फेवरेट क्रिकेटर के बारे में लिख सकते हो, आप पूरा बता सकते हो कि दिस इज माय फेवरेट क्रिकेटर, मेरे को क्रिकेट देखना इनकी वजह से पसंद है, ये इस टीम में है, आईपीएल का मेंशन कर सकते हो। सो सिर्फ आपको एंडिंग, बॉडी एंड इंट्रोडक्शन ये सारी चीजें रखनी है, बाकी आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, है ना। एंड साइंस इन डेली लाइफ, कि हमारी डे टू डे लाइफ में साइंस का क्या यूज है। अब जैसे आप लाइट पढ़ते हो, रिफ्रैक्शन भी आपके पास, रिफ्लेक्शन भी है, आप बता सकते हो। जो प्रिज्म से क्या है डिस्पर्शन होता है हमारा, वो हमें रेनबो वगैरह में देखने को मिलता है, तो आप ये सब चीजें भी क्या है यहाँ पे बता सकते हो। एंड यहाँ पे एक और टॉपिक है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो आप पहले इंट्रोड्यूस करो कि गेम्स क्या होते हैं, स्पोर्ट्स क्या होते हैं। इंडोर गेम्स का एक लाइन लिख दो, आउटडोर गेम्स का एक लाइन लिख दो, स्पोर्ट्स का बता दो कि क्या क्या टेक्निक्स होती है हमें स्पोर्ट्स में, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डिटर्मिनेशन हमें इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा आपके लिए बहुत स्कोरिंग है, ये पूरा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हो आपके 3 मार्क के क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्या है, आपका पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन है। आपके पास इधर ये टॉपिक है, ये आपका क्या है टॉपिक है, एंड आपके पास ये 6 पॉइंटर्स भी दिए हुए हैं। अब आप एक खुद का दिमाग लगाओ, 3 मार्क का क्वेश्चन है, 75 वर्ड्स में लिखना है। आधी चीजें तो यहाँ पे हमें गिवन है, सिर्फ हमें एक एक लाइन में ये पॉइंट को क्या है यूज करते जाना है, एक एक लाइन में ये पॉइंट हमें यूज करते जाना है। कैसे? गुड हैबिट्स का इंट्रोडक्शन दे दो कि गुड हैबिट्स आर द फाउंडेशन टू अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, कि हमारी जो पूरी लाइफ है वो डिसिप्लिन्ड कैसे होगी, वो हम एक क्या है गुड हैबिट को जब बचपन से फॉलो करेंगे तो हमारी पूरी लाइफ क्या है डिसिप्लिन्ड रहेगी। फिर बिगिन करो कि वन ऑफ द गुड हैबिट्स इज टू वेक अप अर्ली, वेक अप बिफोर द सन, हैव अ गुड वॉक, है ना, डू सम एक्सरसाइज। फिर आप क्या लिख सकते हो कि बिकॉज हमें पूरा दिन क्या है मेहनत करनी है, तो हमारे दिन की जो फर्स्ट मील होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप ये बता सकते हो। फिर ऐसा बता दो कि है ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो आप फिर गो टू बेड अर्ली भी लिख सकते हो कि हमें जल्दी भी सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी साइकिल होती है, जो हमारी बॉडी की साइकिल होती है, वो सन के साथ क्या है सिंक में रहती है। अगर हम उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो डिजीजेस हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एक अच्छा इंसान, एक अच्छी मॉरल्स, एक अच्छी वैल्यू होल्ड करने वाला इंसान कौन होता है? जो बड़ों की और टीचर्स की क्या करे, रिस्पेक्ट करे। एंड अपने आसपास हमें क्या है क्लेanलीनेस मेंटेन करनी चाहिए, हमें डेली नहाना चाहिए, हमें डेली बेथ करना चाहिए, उसी के साथ साथ हमारे नेल्स हमें ट्रिम करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे तो आपके 75 वर्ड्स बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। ओके, डन, क्लियर, बिल्कुल। आते हैं अब हमारे ग्रामर पोर्शन पर। ओके, ठीक है। सो आगे देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स है। यू हैव 7 ऑप्शंस। ओके, यू हैव 7 ऑप्शंस जिसमें से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं एंड हर एक ऑप्शन का एक एक आपके लिए मार्क रहेगा। सो योर फादर इज सीरियसली इल, यू डैश गो होम। अब ना शुड, मस्ट, ऑट तीनों ही ऑब्लिगेशन के केस में यहाँ पे यूज हुए हैं, ड्यूटी के केस में यहाँ पे यूज हुए हैं, बट जो शुड है और जो ऑट है वो थोड़ी ना वीकर, थोड़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, एंड जो मस्ट है वो शो करता है कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नेसेसिटी है।
ठीक है, तो इसका एक सही आंसर क्या है, मस्ट। ओके, यहाँ पे स्पेस है ना, नहीं है ज्यादा, तो मैंने टिक कर दिया है, इसका सही आंसर है मस्ट। नाउ माय फादर इज अ डैश टीचर, माय फादर इज अ रिटायरिंग। तो यहाँ पे इज बोला गया है, मतलब एक स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है, वर्ब का एक स्टेट ऑफ बीइंग है। अब वहां पे इज अ रिटायर्ड टीचर, तो सही से ये बैठ नहीं रहा सेंटेंस, क्यों, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस स्टेट बता रहे हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं एंड ही स्टिल रिटायर्ड। तो इसका जो सही, जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है रिटायर्ड। नाउ हाउ डैश टाइम इज लेफ्ट, हाउ मेनी, क्योंकि टाइम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा उसको अनकाउंटेबल नाउन में क्वालिफाई करते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन को हम हमेशा मच से रिलेट करते हैं। तो इसका सही आंसर है हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। आई बात समझ में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि लव, हेट्रेड, तो ये सारे नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनके साथ क्या आता है, मच आता है, अनकाउंटेबल क्वांटिटी आती है। He exclaimed, what dash beautiful flower। अब what the beautiful flower नहीं, क्योंकि एक रैंडम, एक इनडेफिनेट फ्लावर की बात हो रही है, तो द नहीं आएगा। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, मैंने साउंड बोला, मैंने इनिशियल नहीं बोला, तो आप भी आज से कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड बोलोगे बिफोर यूजिंग एन आर्टिकल, तो तभी यहाँ पे एन भी नहीं आएगा। बचता हमारे पास एक ही ऑप्शन है, विच इज ए, मतलब हमारा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सीता इज डैश दैन, तो ये एडजेक्टिव की बात हो रही है। हमारा जो नाउन है, जो सीता है, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसमें हमने दैन रख दिया, मतलब हमने सीता को और एक गर्ल को कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है एडजेक्टिव का, उसमें हम यूज करते हैं मोर या ER, ठीक है, मोर यूज करते हैं या तो ER यूज करते हैं। अगर यहीं पे होता स्मार्ट, तो सीता इज स्मार्टर देन एनी अदर गर्ल, ठीक है, सीता इज प्रिटियर देन एनी अदर गर्ल, बट ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंट भी नहीं होता। तो इसके आगे मोर और या तो मोस्ट लग जाता है, ठीक है। आई डैश दिस बुक येस्टरडे, अब येस्टरडे की बात हो रही है, बीते हुए कल की बात हो रही है, तो रेड आएगा, क्योंकि ये क्या है, पास्ट टेंस है, सिंपल फॉर्म में है। अब रीड और रेड की जो स्पेलिंग है बच्चे सेम रहती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। डैश इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, सो इफ, अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या तुम फेल होगे, ऑफकोर्स सी बात है, लॉजिकल आंसर है कि इफ यहाँ पे नहीं आएगा। एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड यू विल फेल, मतलब जब तक तुम मेहनत करोगे तब तक तुम फेल होगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब एक ही बचता है कि अनलेस, क्या बचता है, अनलेस यू वर्क हार्ड, कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम फेल हो जाओगे। आ गई बात समझ में? क्लियर है? लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो वॉज अ पीजेंट। अब यहाँ पे जो हमारा मोस्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसको हम हु से हम क्या कर देते हैं, आगे रख देते हैं, एंड हु जो कि एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसमें हम क्या करते हैं, मैं बताती हूँ आपको, देखो मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया अपना नेम, जिज्ञा इज अ टीचर, जिज्ञा टीचर्स इंग्लिश। अब ना मैंने यहाँ पे एक इंसान की बात करी, मैंने इनकी बात करी, एंड यहाँ पे अब अगर मैं उस नेम के, उस नाउन की जगह पे एक प्रोनाउन रख दूं जिसपे मेरे को रेफर बैक करना पड़े, है ना, अगर मैं यहाँ पे हु रख दूं, अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूं, अगर मैं यहाँ पे हु रख दूं, तो ये हु का मेरे को रेफरेंस बैक जाना है इन पे, मेरे को वापस इस नेम पे रेफरेंस बैक जानी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल दूं एक और कि इट इज अ कैट, ठीक है, द कैट इज स्लीपी, सो इट इज अ कैट
हु इज स्लीपी, उसी कैट के बारे में जब बात हो रही है। एंड वापस सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में अगर हम हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट पर जा रहे हैं तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। वैसे ही इस केस में हम क्या बोलेंगे कि लेंचो वॉज अ पीजेंट, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर हम उसको क्या ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, हु रोट अ लेटर टू गॉड। तो ये लेंचो की जगह पे हम क्या कर देंगे, हु कर देंगे। आ गई बात समझ में आपको? ठीक है। माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अब इसको आपको कंपेयर करना है सो दैट से। ठीक है, तो ये वाला मेरे को आप करके बताओ, सिंपल है, हमने लाइफ में भी किया है ऐसा एक एग्जाम्पल, तो मेरे को बताओ ये करके आप। ठीक है, ही नोज मी, चेंज द सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस। अब यहां पे देखो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में फर्क क्या होता है, क्विकली बताती हूँ। ठीक है, एक्टिव वॉइस में हमारा जो फोकस है वो हमारा डूअर पे होता है, हमारा जो फोकस है वो हमारे डूअर पे होता है। वेरएज जो हमारी पैसिव वॉइस होती है, हमारा जो फोकस होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट पर चला जाता है, वो हमारे ऑब्जेक्ट पर चला जाता है। एंड इसके साथ हम एक एजेंट ऐड कर देते हैं। अब उस सेंटेंस में ही नोज मी, तो यहाँ पे जो वर्ब है, यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, नोज। अब एक क्वेश्चन होता है, जब भी हम वर्ब से पूछते हैं हु, तो हमारे पास आ जाता है हमारा सब्जेक्ट। जब भी हम पूछते हैं हुम या व्हाट, तो वो हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो हमारा वर्ब से पहले जब प्रोनाउन होता है ये होता है इसका सब्जेक्टिव केस। जब आगे जाते हैं तो इसका हम बना देते हैं ऑब्जेक्टिव केस। मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आई। ठीक है, आई एम नोन बाय हिम, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। तो ये सेंटेंस हो गया पैसिव, क्योंकि इस पे मेरा फोकस था ही पे, अब मेरा फोकस यहाँ पे आ गया आई पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है। अब डिफरेंस बच्चे सिर्फ इतना आता है कि एक में यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज होते हैं प्रोनाउन के, और एक में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होते हैं प्रोनाउन के। आ गई बात समझ में? ठीक है, रीअरेंज दीज वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस। अब हमारे पास जम्बल्ड वर्ड्स है कि नॉइज द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल इन वर सम। ये बहुत सिंपल है, ये भी अगेन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ ताकि आपकी भी साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। सो अटेम्प्ट करो, मेरे को कमेंट्स में बताओ। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, इसको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। तो क्या आई डू है तो डू से आंसर कर दो, डू से बिगिन कर दो। डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, मतलब हमें क्वेश्चन आंसर खेलना होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो हमें उसका आंसर देना है, आंसर है तो हमें क्वेश्चन देना है। जैसे है आई लाइक पिंक, तो डू यू लाइक पिंक, एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव का ये क्वेश्चन। अब टू फाइंड एरर इन अदर्स इज ईजी, ठीक है, इट से हमें बिगिन करना है। सो इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स, इसको इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। ठीक है, इट इज इजी टू फाइंड एरर्स। देखो यहाँ पे एरर है ना, तो हम एरर्स नहीं लिखेंगे, हम भी क्या लिखेंगे, एरर लिखेंगे, एरर इन अदर्स। ओके, क्लियर? आ गई चीज समझ में? चलो लिटरेचर पोर्शन आते हैं अब अपन। हमारे पास ये होता है हमारे 39 मार्क्स का, जिसमें से ये 39 में से तुम्हें 35 लाने ही लाने हैं। बिठा लो ये चीज दिमाग में कि 35 मार्क्स मिनिमम मेरे को लाने हैं। इंग्लिश इजी सब्जेक्ट है, यहाँ पे तुम्हारा बहुत ज्यादा कोई मतलब बहुत है ना ऐसे डिटेलिंग, बहुत ऐसे निटी ग्रिटीज नहीं है, तुम ला सकते हो। तो ये 39 में से चलो 1 मार्क तुम्हारे लिए मैंने और कम कर दिया, ठीक है, मिनिमम 34 आपको लाने ही लाने हैं। अब व्हाई डिड लेंचो गॉट ओनली 70 पेसोस?
क्यों मिले थे इसको, स्टोरी पढ़ी है, हमने देखी है. सो इट वॉज गॉड्स मिस्टेक टू सेंड हिम ओनली 70 pesos. क्या गॉड ने सही में मिस्टेक कर दी थी लेटर लिखते टाइम? बिल्कुल भी नहीं. द पोस्ट मास्टर स्टोल द रेस्ट ऑफ द मनी. द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी. सो यस, एक्ट ऑफ चैरिटी के नेम में पोस्ट मास्टर ने इसको पैसे भेजे थे. 100 मांगे थे, ये 70 ही भेज पाए थे. तो वो पोस्ट मास्टर का एफर्ट था जो सिर्फ 70% ही फुलफिल हो पाया था. लेंचो मेड अ मिस्टेक वाइल काउंटिंग द मनी. तो ऐसा तो नहीं था कि उसने मिस्टेक कर दी थी, उसको सच में मिले ही 70 थे. व्हेन एन फ्रैंक डिसाइड्स टू राइट अ डायरी, शी वाज 13 ईयर स्कूल गर्ल. सिंपल, ज्यादा टाइम हम इनमें वेस्ट नहीं करेंगे. द प्रपोजल इज वन एक्ट प्ले अबाउट रशियन वेडिंग कल्चर, जापानीज वेडिंग कल्चर, इंडियन वेडिंग कल्चर या चाइनीज वेडिंग कल्चर. तो ये एक रशियन वेडिंग कल्चर है. ये चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा है, कमिंग क्लासेस में हम ये डेफिनेटली कर लेंगे कवर. एंड ये एक रशियन वेडिंग कल्चर के बारे में बात हो रही है जो पैराफ्रेज्ड है इंग्लिश में. तो कुछ कुछ वर्ड्स इस पूरे चैप्टर में ऐसे आपको मिलेंगे, जैसे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जो इवान और जो नतालिया की लड़ाई हुई थी जिस लैंड पे, है ना, उसमें जो वर्ड्स है थोड़े थोड़े कि ये इतना बड़ा लैंड है. जैसे हम क्या बोलते हैं, हम किलोमीटर बोलते हैं, हम एकड़ बोलते हैं. तो इन लोग के वर्ड्स डिफरेंट थे जो रशियन लैंग्वेज से हमें देखने को मिल रहे थे. 10th में इन साउथ अफ्रीका इज एन ऑटम डे. क्लियर मेंशन्ड है बुक में कि ये एक ऑटम डे बोला गया था क्योंकि यहाँ से एक न्यू लाइफ लेके आया था ये दिन. ठीक है, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती. आपको अगर चैप्टर रीड होगा, आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम आंसर बहुत मजे से कर लोगे, तुम्हें दिक्कत ही नहीं आएगी. अब ना ये द बेकर फ्रॉम गोवा, अब बेकर फ्रॉम गोवा की क्या है, वो है एक्सट्रैक्ट है जिसमें से हमें ये आंसर्स करने हैं. सो जो मंथली अकाउंट्स थे वो किस में रिकॉर्ड होते थे, यहाँ पे यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. तो क्लियर गिवन है कि पेंसिल से कुछ वॉल पे ये लोग लिख देते थे. विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ प्लेजेंट फैट बॉडी. सो प्लम्प है ना, जो बेकर थे वो एक प्लम्प, एक हट्टे गट्टे अच्छे से क्यूट से दिखते थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लम्प. दी बेकर एंड हिज फैमिली वर नेवर स्टार्व्ड बिकॉज, वो कभी भी स्टार्व नहीं. अब ऐसा नहीं कि उनका खुद का बेकरी का बिजनेस है तो वो अपनी ही दुकान से खा लेते थे, हलवाई अपनी मिठाई कभी नहीं खाता. तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि दे वर डूइंग सम अदर बिजनेस ऑल्सो, बिल्कुल भी नहीं. बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. यस, तो जो बेकिंग का प्रोफेशन था वो एक प्रॉफिटेबल, एक अच्छा मुनाफा करने वाला बिजनेस था. तभी कभी भी जो बेकर की फैमिली थी वो भूखे पेट नहीं सोती थी. आ गई चीज समझ में. अब ना ये एक और एक्सट्रैक्ट है जो किसके बारे में है, जो अमेंडा के बारे में है. एंड ये एक पैराग्राफ में दिया है, एक ऐसे ब्रैकेट में दिया है आपकी बुक में, जिसके लिटरेरी डिवाइस को हम पेरेंट थीसिस बोलते हैं. पेरेंट थीसिस हम इसको बोलते हैं. तो ये कौन सी पोम से है, ये अमेंडा से है. ऑर्फन मतलब क्या, जिस बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं. अब व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, उसको फ्रीडम एंड साइलेंस चाहिए, उसको ऑर्फन होना है. मैंने जब एक्सप्लेन करा था मैंने तब भी बोला था कि इसको कंफ्यूज मत करना कि उसको ऑर्फन होना है, उसको सिर्फ क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए एंड साइलेंस चाहिए. तो यस, ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा सही आंसर है. ठीक है, आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6, सिर्फ 30 शब्दों में आंसर करना है. 2 मार्क का एक आंसर है. 50 वर्ड्स लिखो तो भी 2 मिलने हैं, 100 वर्ड्स लिखो तो भी 2 मिलने हैं, 30 लिखोगे तो भी 2 मिलने हैं. तो बेटर है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका स्ट्रेट आंसर दे दो और आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाओ. ज्यादा दिमाग का उपयोग नहीं करो यहाँ पे. Who or what did Lencho have faith in? What did he do? So clearly Lencho had faith in God. He wrote a letter to God when he was in a miserable problem. मैंने 2 लाइन में बताया, ये 15-20 वर्ड होंगे, 13-15 वर्ड होंगे. इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप अपना आंसर लिख सकते हो. Why was the youngest seagull afraid to fly? Because he was small. उसकी एज अभी कम थी, उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, उसके पास कोई भी प्रैक्टिस नहीं थी. एंड जो ग्रीन ओशन था वो उसको बहुत ही ज़्यादा डराता था.
तो आप ये आंसर भी लिख सकते हो। नाउ व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। अब यहाँ पे मंडेला की जो वोट टेकिंग सेरेमनी थी उसके लिए सारे इंटरनेशनल लीडर्स यहाँ पे आए थे, तो नेल्सन मंडेला इन सारे इंटरनेशनल लीडर्स को यहाँ पे आने के लिए थैंक यू बोलते हैं। इनको क्या है, इनको एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए हो, विटनेस कर रहे हो इस ब्यूटिफुल डे को। ओके, Why was Mr. Keesing annoyed with Anne? What did he ask her to do? तो ये एन फ्रैंक का है, जिसमें जो इनके मैथ्स प्रोफेसर थे वो इससे क्या थे, अनॉयड थे, चिढ़ खा रहे थे, क्योंकि ये एक चैटर बॉक्स जैसे बात करे जा रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। इसकी मम्मा के बारे में भी इसने बोला कि वो भी ऐसे ही बात करते थे। अब यहाँ पे इसके जो प्रोफेसर थे उन्होंने इसको बोला था कि तुम एक ऐसे लिख के आओ एक चैटर बॉक्स के टॉपिक पे, तो ये चीजें आप यहाँ पे क्या है मेंशन कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कोडावू पीपल्स डिसेंट। कोडावू पीपल मतलब जो कूर्गी पीपल होते हैं उनको कोडावू पीपल बोलते हैं। उनके डिसेंट की 2 स्टोरीज थी, एक था ग्रीक डिसेंट, एक था अरेबिक डिसेंट, अलेक्जेंडर वाला। तो यहाँ पे हमें वो पूरा मेंशन करना है, 30 वर्ड्स में करना है, तो 10-10 दोनों का करो एंड लास्ट में कंक्लूड कर दो कैसे कि उनकी जो ड्रेस थी उससे रिलेट किया जाता था, है ना। पहले ग्रीक डिसेंट में क्या था कि अलेक्जेंडर यहाँ पे आ गए थे, वापस नहीं जाते थे, तो उनको क्या है मैरी करना पड़ा था कूर्ग के लोकल पीपल से। तो ये दोनों चीजें आप बता सकते हो। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैम्यूफिन्स वुड बी सूटेबल फॉर। ठीक है, तो ये आंसर भी सिंपल है मैक्सवेल का, जो कि मिचबिल द ऑटर से है। आप मेरे को आंसर बताओ कमेंट्स में, मैं रीड करूंगी। एंड अभी की जो लाइव क्लास है फ्राइडे वाली, उसमें हम यही चैप्टर क्या है डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। तो वली एक गर्ल थी, उसके लिए क्या जॉय था कि वो बाहर खड़े होकर अपनी स्ट्रीट की हैपनिंग्स देखे। उसकी ड्रीम थी कि वो एक बस में ट्रैवल करे, तो उसने वो ड्रीम फुलफिल करी थी। एंड उसके लिए जो अनएंडिंग सोर्स था वो क्या था कि वो क्या करे, अपनी स्ट्रीट की हैपनिंग्स, अपनी स्ट्रीट की हलचल देखे। ओके, एंड लास्ट कि व्हाट डज किसा गौतमी आस्क फॉर द सेकंड टाइम शी गोज फ्रॉम द हाउस, डज शी गेट इट। तो पहली बार ये अपने डेड बेटे के लिए क्या है मांग रही थी मेडिसिन। दूसरी बार ये मस्टर्ड सीड्स मांग रही थी हर घर से जहाँ पे किसी की भी डेथ नहीं हुई होगी। तो सेकंड टाइम ये जब गई थी इसने मस्टर्ड सीड्स, सरसों के क्या है, सरसों के बीज मांगे थे। ओके, क्लियर। अब इसमें भी हमें आंसर करना है 32, ये क्या है 30 वर्ड्स में, एंड एनी 2 आंसर करने हैं हमें। तो ये भी क्या है राजा, ये भी पोम का ही पार्ट है। पहला वाला हमने देखा था फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज का पार्ट था, पूरा प्रोज था वो उसमें। ओके, ये अब पोम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। तो हाउ डज द फॉग कम। यहाँ पे फॉग को मैंने बताया था जब हम पोम कर रहे थे, मैंने तब भी बोला था कि फॉग से क्वेश्चन हर साल एक्सपेक्टेड है, या तो फॉग से, या तो डस्ट ऑफ स्नो से आता ही आता है, या तो फायर एंड आइस से। तो ये 3 पोम्स आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पोम्स हैं। एंड इसमें आप बता सकते हो कि फॉग का जो कंपैरिजन है वो एक कैट से किया है कि कैसे दबे पांव आता है, पूरी सिटी के ऊपर धुंध जमा के बैठता है, पूरी सिटी को ऑब्जर्व करता है एंड फिर से दबे पांव वहां से वो निकल जाता है। What happens to the house when the trees move out of it? बताओ। वरांडा क्या है, ब्रेक होने लगता है, क्रैक्स आ जाते हैं उस पे। ठीक है, What do the crow and hemlock present in the poem Dust of Snow? तो यहाँ पे ये दोनों क्या प्रेजेंट करते हैं, ये दोनों नेगेटिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सॉरोफुल मूड, जो क्या है एक मेलनकोलिक मूड बनाते हैं यहाँ पे पोम के पूरी सेटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। व्हाट डज द थीफ गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। तो यहाँ पे एक था हरी सिंह, एक था अनिल। अनिल को क्या हुआ था, अनिल को इसके यहाँ पे बॉय था जो काम करता था, हरी सिंह, जो फेक नेम था इसका, उसने चोरी कर दिया था। तो जो अनिल के पैसे थे जो उसको मैगजीन वगैरह के लिख के मिले थे, अनिल ने वो पैसे मार लिए थे, सिंपल शब्दों में मार लिए थे, चोरी कर लिए थे। ठीक है,
हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? तो ऑसिबल मोटा सा था, एमिएबल था, बहुत ही ज्यादा माइंडफुल था, तो ये सब चीजें। कैरेक्टर स्केच क्या है आप यहाँ पे लिख सकते हो, पूरा पूरा चल जाएगा। What lesson does Ebright learn when he does not win anything at the science fair? तो जब इसने साइंस फेयर में कुछ भी नहीं जीता था, इसके दिमाग में सिर्फ एक सिंपल सी चीज आई थी कि मेरे को क्या है, मेरे को कुछ नया अपना इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट लाना पड़ेगा। मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट सिंपल सा नहीं ला सकता, मेरे को कुछ ट्राई करना पड़ेगा, मेरे को कुछ न्यू ट्राई करना पड़ेगा। एंड इनने फिर अगले साल कुछ ट्राई किया था एंड ये फिर काउंटी साइंस फेयर में 3rd पोजीशन भी आए थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जिसमें हमें कोई भी एक करना है 75 शब्दों में, वापस 75 वर्ड्स में हमें करना है। अब व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाट डज ही साइन दी Why does he sign the letter as God? तो पोस्ट मास्टर ने अंडर द नेम ऑफ चैरिटी इसको पैसे भेजे थे। यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो गॉड नहीं लिखते तो लेंचो का जो फेथ है गॉड पे वो ब्रेक हो जाता। उस फेथ को इंटैक्ट रखने के लिए, टू कीप हिज फेथ इंटैक्ट, मतलब टू कीप हिज फेथ अलाइंड, यहाँ पे उनने लिखा था गॉड। वाई डज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा? पूरी समरी दे दो। क्यों? क्योंकि वो इतना घटारा प्लेन हो गया था जिसके कोई इंस्ट्रूमेंट्स वर्क नहीं कर रहे थे। डकोटा यहाँ पे प्लेन का नेम है, अगर आपको नहीं पता हो तो। कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे वर्क नहीं कर रहे थे। वो जैसे ही जान छुड़ा के लैंड हुए, उसको बस लगा कि हाश में सेफली लैंड तो हो गया, ये खटारा प्लेन पे मैं रहता और थोड़ी दिन तो वैसे थोड़ी देर तो वैसे भी इसमें फ्यूल भी फिनिश था, इसके कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं चल रहे थे, तो मेरी तो जान ही जाती, कुछ बचा ही नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चंस आते हैं। एक है आपका पोम से, एक है आपका फर्स्ट वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। आपको क्या करने हैं, चूज करके एक एक आंसर अटेम्प्ट करना है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द बॉल पोम। तो इसमें जो सेंट्रल आइडिया था, मतलब थीम लिखनी है आपको, जो क्या थी कि पोजेशन, पूरे वर्ल्ड में जो पोजेशन है वो हमें कैसे छोड़ना है, कैसे हमारा जो मोह है चीज़ों में हमें छोड़ना है। फिर आप पूरा क्या है डिस्क्राइब कर सकते हो, कुछ कोट्स यूज कर सकते हो जो आपकी पोम से हैं, कि जैसे बॉल को बोल दिया था इट वॉज मैरिली बाउंसिंग, बॉल मैरिली बाउंस कर रही थी। यहाँ पे जो पोएट है उनका नेम दे सकते हो कि उनने खुद वो पूरा इंसिडेंट विटनेस किया था, बट उनने इंट्रूड, वर्ड है ना इंट्रूड, उन्होंने इंट्रूड नहीं करा था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे इस बच्चे की पूरी लर्निंग में कोई भी चेंज आए। Now what do desire and hate stand for in the poem Fire and Ice? So desire is fire, hate is ice. पूरा बता दो कि desire कैसा होता है, hate कैसा होता है, वर्ल्ड को किस चीज से फिनिश होने का एक्नॉलेजमेंट दिया है यहाँ पे पोएट ने। पूरी एक पोम की आपको क्या है समरी देनी है। ठीक है, समरी देनी है। ओके, अब आते हैं फिर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पे कि व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक। तो मिसेस हॉल कौन थी? वो ओनर थी उस किसके, लोकल इन के, है ना, बुक के ही वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ बच्चे। वो लोकल इन मतलब क्या होता है, एक होटल, तो एक लोकल होटल की क्या थी, ओनर थी, जिसमें जाके ग्रिफिन, है ना, जो नेम है बुक का वही चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसमें जाके ग्रिफिन छुपा था। तो उनको सस्पिशियस क्यों लगा था वो आपको यहाँ पे बताना है। एंड उसी के साथ साथ व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स। यहाँ पे ये है आपका वो लास्ट वाले चैप्टर से, दी बुक दैट सेव द अर्थ, मदर गूस वाली बुक। तो उसमें इसको हम एक एरा ऑफ बुक्स क्यों बोलते हैं ये आपको बताना है। एंड पूरा इंसिडेंट आप नरेट कर सकते हो। सो अगेन आप एक बहुत शॉर्ट सी समरी लिख सकते हो। सो इसी के साथ हम आते हैं इस पूरे वीडियो के एंड पे। आई होप यू लाइक्ड, यू लव द वीडियो, एंड ऐसे और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।